वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास में। लेक्चर नंबर आपका 70 थर्मल प्रॉपर्टीज पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आपने लास्ट क्लास में किया है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पार्ट 2 में कैसे आपने आग लगाई थी, वैसे ही आग आज हम लगाने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज को एक रटना होता है, एक उसको फील करना होता है, प्रैक्टिकली समझना होता है। तो आज की क्लास हम सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 70 ये मान के चलिए इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स होगा। तो लगभग इन दोनों को कंप्लीट मिला के लगभग 80 लेसन्स आपके हो जाएंगे, 80 लेक्चर आपके हो जाएंगे 11th क्लास के। उसके बाद में 12th स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सिलेक्शन बेच बाय आरएस सर है, या आप सर्च कर सकते हैं सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 69 थर्मल प्रॉपर्टीज पार्ट 1 डाल के आप सर्च कर सकते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है उनको आज पार्ट 2 में बहुत मजा आने वाला है। जो क्लियर नहीं कर पाए वो इस क्लास के बाद में जाके जरूर से देख लीजिएगा। तो हाउस द जोश के लिए एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद कमेंट कर देंगे, और जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो एक बार लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देंगे। उसके बाद में बैक टू बैक फायर करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और जिन बच्चों को लगता है कि यार क्लास के शुरुआत में ही 5 सेकंड निकाल के क्लास को शेयर कर देना चाहिए, वो बच्चे तुरंत से फटाफट एक बार अपने ग्रुप में लिंक शेयर कर दें और अपने दोस्तों को तुरंत से क्लास में बुला लें। फिर देखिए कैसे हम आग लगाते हैं क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहां पे आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही गजब होने वाली है। थर्मल प्रॉपर्टीज पार्ट 2 पार्ट 1 हमने कल की क्लास में किया था। आपका थर्मल प्रॉपर्टीज में आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट का ट्रांसफर है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये अपना पहला आज का टॉपिक अपना रहेगा स्टेट चेंज, यानी अवस्था परिवर्तन। बेटा इन चीजों को अगर आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनको फील करने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, स्टेट चेंज की बात हम कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं कि स्टेट चेंज कैसे होता है, अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, उस एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, यहां पे लेटेंट हीट क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम मैंने यहां पे लगाया है बना के, इस डायग्राम को आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका जवाब आपको मिल जाएगा कि ये स्टेट चेंज क्या है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवस्था परिवर्तन, यानी एक जैसे मैंने कहा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा इसको लिंक करूंगा, फिर आपको एक साथ आगे के कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा, आगे के पॉइंट पे लेके जाऊंगा। यहां पे सॉलिड है बेटा यहां तक, उसके बाद में यहां पे यहां से लेके यहां तक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी सॉलिड आपका लिक्विड में बदल गया, पहली स्टेट दूसरी स्टेट। फिर यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बात करूंगा मैं भी, थोड़ा सा सब्र रखना। और उसके बाद में आपका तीसरी स्टेट आ गई आपकी गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और ये गलन की गुप्त ऊष्मा। बताऊंगा अभी, सब्र रखो, अभी ये तो ट्रेलर है, पूरा का पूरा मूवी देखेंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ बनाया मैंने हीट और यहां पे टेम्परेचर के रूप में, यानी इधर चलने पे हीट बढ़ेगा और ऊपर चलने पे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने कुछ चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया उसकी बात मैं करता हूं कि जब ये जो लाइन बिल्कुल हीट के पैरेलल हो जाता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, यहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मतलब जब सॉलिड से लिक्विड बदल रहा था उस दौरान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ताप नियत होता है। जब बर्फ पिघलती है पानी में तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन बर्फ को यानी सॉलिड आइस को लिक्विड यानी पानी में बदलने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वही है हमारा लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा। उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने यहां पे डाला है,
स्टेट के लिए यानी अवस्था परिवर्तन के लिए। इसको अगर मैं कहूं यहां पे स्टेट परिवर्तन के लिए 495 बच्चे आ चुके हैं, 495, बहुत जल्दी 500 होने वाले हैं। अगर मैं ये कहूं यहां पे कि ये जो स्टेट चेंज के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, अगर मैं उसको क्यू से लिखूं तो वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है मास। अगर मैं प्रोपोर्शनली साइन हटाता हूं तो क्यू बराबर एम एल, एल मैंने यहां पे कांस्टेंट रखा है प्रोपोर्शनली साइन के रूप में, तो उसकी जगह क्यू बराबर एम एल, तो एल बराबर क्यू बटा एम। यानी यहां पे एक नया फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है और उसी फॉर्मूले की बात करने वाला हूं आने वाले 4-5 स्लाइड में, क्योंकि एल यहां पर आपका है लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा। एल आपका यहां पर लेटेंट हीट है, गुप्त उष्मा है। यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, गलन की गुप्त उष्मा है, यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ये मैंने ट्रेलर आपको बताया है, पूरा डिस्कशन करेंगे अपन आगे आने वाली स्लाइड में। एक बार जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं हाउस द जोश के रिप्लाई के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख देंगे, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देंगे और फिर पूरा फोकस स्क्रीन पे करेंगे। अगर हो सके 4-5 सेकंड अगर हमारे लिए आपके पास हो तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में और बच्चों को बुला के ले आएगा। और जिसने भी शेयर कर दिया है वो एक बार कमेंट में जरूर लिखें, लेकिन ईमानदारी के साथ में कि हाँ सर मैंने शेयर किया है। कमेंट में जरूर लिखे जिसने भी शेयर किया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको स्टार्ट करते हैं यहां से, स्टेट चेंज यानी अवस्था परिवर्तन। स्टेट, ये सारी चीजें मैंने ब्रीफ में बताई है, ये सारी चीजें ब्रीफ में बताई है, ये ट्रेलर है। अब मूवी देखते हैं, मूवी बनाते हैं इसका कंप्लीट अपन, ठीक है। तो यानी अवस्था परिवर्तन के लिए, स्टेट चेंज के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसको हमने किसके रूप में डाला है, Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनली M या Q बराबर ML। ये फॉर्मूला जो मैं अभी अभी आपको याद करवा चुका हूं, Q बराबर ML या L बराबर Q बटा M। ये मेरे सारे सोल्जर को फॉर्मूला पता होगा। ये आपका अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा है और वह है आपका यानी लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। इस डायग्राम को मैं वापस यहां पे लिंक करूंगा बेटा। यहां तक हमने इसको हीट दिया, हमने आइस को हीट दिया, बर्फ को हीट दिया। ये देखो इधर यहां पे पहुंच गए तो हम इधर भी तो कुछ दूरी तय किए हैं, इतना हीट हमने दे दिया और इतना इसका टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन अब ये सॉलिड यानी अब ये आइस बदलने वाला है, किसमें, लिक्विड में। लेकिन जब ये सॉलिड आपका लिक्विड में बदलेगा तो उस दौरान ये सॉलिड से लिक्विड का स्टेट चेंज हो रहा है और उस स्टेट चेंज के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो एनर्जी होगा आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन रहता है तो मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है, गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा नोट कर लीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा। अब लिक्विड में बदल चुका है, अब इस लिक्विड को और हीट देंगे और गर्म करेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यहां पे हम आ चुके हैं लगभग, आप चेक कर सकते हैं, और यहां पे अपन आ चुके हैं हीट के लिए। अब ये लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा, किसकी बेटा, वाष्पन की, वाष्पन की गुप्त उष्मा में पहुंच चुके हैं। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा स्टेट चेंज के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान, और ये जो लिक्विड था आपका वो गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के लिए, स्टेट चेंज के लिए जो रिक्वायर्ड आपकी एनर्जी है इसे कहते हैं हम लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा। एक बार यहां तक के लिए आप एग्री कर लें, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है बेटा। एक कमेंट को बार बार रिपीट ना करें बेटा, क्लास पे फोकस करें। अगर आपको पर्टिकुलर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो या तो क्लास के लास्ट में कमेंट करिए आप मुझे, या क्लास सेव हो जाए उसके बाद में कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख पाऊंगा, ठीक है। मैं अभी कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। या तो क्लास के लास्ट में कमेंट करिए या क्लास सेव होने के बाद में आप कमेंट करिए, ताकि मैं कमेंट बाद में रीड करता हूं शाम को सभी बच्चों के। चलो तो बेटा अब मुझे आप एक चीज बताइए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूनिट क्या होगा यानी मात्रक क्या होगा। जल्दी से इसका यूनिट बच्चा कमेंट कर देगा, फटाफट से, फटाफट से इसका बच्चा यूनिट कमेंट कर देगा। जल्दी से एक बार इसके यूनिट कमेंट कर देगा बच्चा, फटाफट से यूनिट बच्चा कमेंट कर देगा फटाफट से, जल्दी से बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश।
जल्दी से इसका यूनिट कमेंट कर देगा बच्चा। अभी इन सबको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, मैं अभी इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, पर्टिकुलर डील करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, इन सबको अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। घबराओ मत कि मैंने इसको यहीं खत्म कर दिया है, पूरा फील कराऊंगा, आपको याद कराऊंगा क्लास में ही। बस मुझे इसका यूनिट कमेंट कर दो फटाफट से, जल्दी से बेटा, जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश। जूल प्रति केजी, शाबाश बेटा, जूल प्रति केजी आपने इसका यूनिट कमेंट कर दिया। अगर मैं इसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछ लूं तो कौन बच्चा मुझे इसका डायमेंशन बताएगा? चलो डायमेंशन कमेंट करिए, डायमेंशन कमेंट करिए बच्चा फटाफट से, डायमेंशन कमेंट करिए। डायमेंशन में इधर लिखता हूं, इससे पहले आपको लिख देना है बेटा। जूल के लिए m1L2 T-2 आता है, बटा केजी के लिए, मास के लिए m1 आएगा, m1 से m1 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा m0L2 T-2, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन। 663 स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में, लेकिन जो प्रेजेंट लगा रखी है वो लगा रखी है 506, यानी अभी भी लगभग 150-200 बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं लगता है कि उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, वो क्लास में पहुंच चुके हैं। बेटा बाहर आओ, अपने विचारों से, अपने ख्यालों से क्लास में कनेक्ट हो, अपना प्रेजेंट लगा दो। यूनिट हो गया है और डायमेंशन हो गया है। मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चा राइट डायमेंशन कमेंट कर रहा है, आपका m0L2 T-2। ठीक है बेटा, यस। चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं। यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो लिंक कर रहे थे वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट्स की बात कर लेते हैं। इससे पहले लेटेंट हीट को सर हम लेटेंट हीट को यानी गुप्त उष्मा को हम नोट्स में क्या लिखे, आपने हमें बता दिया, समझा दिया, कह दिया ये फॉर्मूला है, तो अगर अपन उसको नोट्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखना चाहें, तो इसके लिए मैंने आपके कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। क्या? गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट, कैपिटल एल से इसको लिखा जाता है किसी भी पदार्थ को। मैंने कहा था बेटा जब स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, उस दौरान इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये बात याद रखिएगा। मैंने क्या लिखा इधर? किसी भी पदार्थ को कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत ताप पे, जरा नोट करो इसको, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत ताप पर स्टेट चेंज के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है, आवश्यक उष्मा है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वही आपका लेटेंट हीट कहलाता है, गुप्त उष्मा कहलाता है। मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में ये डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि कोई भी स्टेट, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ताप नियत होगा और उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही हमारा लेटेंट हीट कहलाता है। जल्दी बताइए बेटा, शाबाश। क्लियर है बेटा? यस। चलो जी, तो यह डेफिनेशन प्रत्येक बच्चे का क्लियर है? एक बार यस सर लिख दीजिए। प्रत्येक बच्चे का डेफिनेशन क्लियर है? लेटेंट हीट गुप्त उष्मा का किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वही हमारा लेटेंट हीट गुप्त उष्मा कहलाता है। यूनिट बता दिया जूल प्रति केजी, डायमेंशन बता दिया m0L2 T-2। ये चीज क्लियर है? अब अपन इसकी बात में आगे करूंगा बेटा, इसकी बात में आगे करूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, टेंशन ना लेना। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल सेट किए हैं जिनकी मैं बात करूंगा। यहां पे आपके पास सॉलिड है सर, सॉलिड से आपने लिक्विड बना दिया, लिक्विड से आपने गैस बना दिया। यानी अगर अपन सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, नियत ताप पे हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी पीछे भी लिखा था मैंने, गलन की गुप्त उष्मा। अगर सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे तो, ये ग्राफ इसलिए बनाया है कि एक बार आप इसको ब्रीफ में अपने दिमाग में छाप लो, स्कैन कर लो, उसके बाद में इनको 1 बाय 1 पर्टिकुलर हम डील करेंगे। जो क्लास के शुरुआत से मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि 1 बाय 1 अपन इस पर डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है? बस याद रखिएगा बेटा, प्रैक्टिस भी होगा। एक बच्चा कह रहा है सर न्यूमेरिकल भी, बेटा प्रैक्टिस भी होगा।
क्लास के दौरान, कल भी करवाया था, आज भी बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने डाल रखे हैं अभी, है ना। और वो न्यूमेरिकल जो एग्जाम में मोस्ट रिपीट हुए हैं वो न्यूमेरिकल अभी क्लास में होने वाले हैं, क्लास के दौरान ही होंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तब न्यूमेरिकल होगा आगे, ठीक है। चलो, तो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। फिर लिक्विड को कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब इसका वेपोराइजेशन करवा दिया, यानी इसका वाष्पन करवा दिया, यानी इसको गैस में बदल दिया। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड अपनी एनर्जी थी वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक चीज और है जो यहां पर आपको डायग्राम में देखने को मिल रही होगी, और वो चीज आपका यहां पे देखिए लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी सीधी सी बात है सॉलिड से डायरेक्ट, ये देखिए डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, यानी उदर्वपातन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा। उदर्वपातन, सब्लिमेशन का मतलब क्या बेटा? उदर्वपातन। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, सॉलिड से लिक्विड में, याद हो गया होगा मेरे सोल्जर को, कमेंट में रिप्लाई कर दे यस सर। लिक्विड से गैस में, और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहे हैं तो ये लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, यस। अभी बात करेंगे, एक बच्चा कह रहा है 80 होता है, एक बच्चा बोलेगा 540 होता है, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, क्लास में याद कराऊंगा और उसका मेकअप भी करके दूंगा, मेकअप भी होगा उसका, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो अभी पर्टिकुलर डील करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। लेकिन अब तक तो मेरे सोल्जर को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है mkg, कितना बेटा? mkg, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में। हमने इसको कुछ हीट दिया, हमने इसको कुछ एनर्जी दिया, Q जूल ऑफ एनर्जी, यानी Q मात्रा है हीट की, एनर्जी की, जो इसको दी जा रही है, किसको? mkg मास के सॉलिड को। जैसे ही हमने सॉलिड को Q हीट दिया, Q ऊष्मा दिया, तो ये mkg मास अभी भी है, लेकिन अब ये क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है आपका लिक्विड। और इसी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी वही एनर्जी है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। एक बार बच्चे के दिमाग में यह डायग्राम अगर छप गया है तो भैया एक बार बता देना फटाफट से, शाबाश बेटा। एक बार अगर ये डायग्राम दिमाग में छप गया है तो एक बार बता दें कि सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आंख बंद करके बता देंगे क्या होता है, डेफिनेशन भी बता देंगे। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, लेकिन टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। टी आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आपको उस कंडीशन में इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सर नोट्स में क्या लिखेंगे? नोट्स का इंतजाम भी कर रखा है। नोट्स में आपको क्या लिखना है? गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात अपन करें तो देखिए क्या लिखा मैंने, किसी भी सॉलिड को, किसी भी ठोस को एक वायुमंडलीय दाब पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सिंगल रखा है, इसको अपन स्किप भी कर सकते हैं अगर शॉर्ट में याद करना तो कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य में परिवर्तन के लिए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए दी गई ऊष्मा, रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड हीट, गलन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। और ध्यान दीजिए, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा यानी आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 80 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। यह चीज विशेष तौर से दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, जहां पर भी आप स्कैन करना चाहते हैं इसको स्कैन कर लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस 80 किलो कैलोरी प्रति केजी, 80 किलो कैलोरी प्रति केजी। यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिखा हुआ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 80 किलो कैलोरी प्रति केजी, किलो कैलोरी प्रति केजी। अभी मैं इसका मेकअप करने वाला हूं बहुत खतरनाक लेवल पे, आप तैयार रहिएगा। पहले ये डेफिनेशन और ये वैल्यू अगर आपको याद हो गई है, एग्जाम में रिपीट हुआ है ये सवाल कई बार ये सवाल आपका रिपीट हुआ है एग्जाम में, कई बार ये सवाल आपका रिपीट हुआ है एग्जाम में। जल्दी बताइए, याद हो गया बेटा? शाबाश, क्लियर है सर? स्कैन हो गया, शाबाश, बहुत अच्छे। 661 स्टूडेंट का प्रेजेंट लग चुका है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और 684 स्टूडेंट लाइव है, क्या बात है, ठीक है। चलो जी नोट करिएगा। एक बच्चे का सुबह भी मैंने स्पेशल क्लास में भी बोला था, सुबह जो हमारी 8 बजे स्पेशल क्लास होती है मोस्ट ट्रेंडिंग क्लास, उसमें भी बोला था, ठीक है क्या, कि
अरे आईपीएल को क्या देखना, देखना है तो अपने पेरेंट्स को देखो जिन्होंने सपने संजोए हैं आपके लिए, समझ रहे हैं? मतलब अपन आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हैं, एयरफोर्स नेवी एनडी की तैयारी कर रहे हैं और हम आईपीएल देख रहे हैं। यानी जो हमने पेरेंट्स ने हमारे जो सपने देखे हैं उन सपनों का कोई मोल नहीं है और हम उनको धोखा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, आईपीएल अगले साल भी होगा। आईपीएल तो हम उस दिन खेलेंगे जिस दिन हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पे 6 मारेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन बाउंड्री के बाहर जाएगा, चुन चुन के फोड़ेंगे। आईपीएल हमारा उस दिन है जो आपके आने वाले 40 दिन के बाद होने वाला है, जो आपका एयरफोर्स का एग्जाम है, उस दिन हमारा आईपीएल होगा, उस दिन हमारा फाइनल मैच होगा, उस दिन हमारे पिछले 7-8 महीने की मेहनत काम में आएगी। तो कौन से आईपीएल की बात कर रहे हो सर? ध्यान दीजिए बेटा, फोकस करिए, ये टाइम बार बार नहीं आएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? मैंने आपको क्या कहा था, सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे और फिर लिक्विड से हीट देके गैस में बदल देंगे। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हम कॉफी बना रहे हैं, है ना, दूध को गर्म कर रहे हैं, ये दूध भाप के रूप, इसमें जो पानी है वो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में बाहर निकल रहा है। ये क्या बन गया इधर, ये क्या है, ये गैस है। ये गैस में चेंज हो गया, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उस दौरान लिक्विड से गैस में बदलने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड को गैस में बदलने के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। मजा आएगा बेटा। अभी देखिए एक बच्चा कह रहा है 540 होता है सर, उसी का मेकअप कराऊंगा, फिर बताना क्या होता है। सबसे पहले अपने नोट्स में इसको अगर अपन लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हमने क्या कहा कि किसी लिक्विड को, इस बार, पिछली बार सॉलिड था, सॉलिड को लिक्विड में बदला, इस बार लिक्विड को गैस में बदलेंगे। तो किसी लिक्विड को एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और आपका देखो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ यहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डाल दिया है, क्वथनांक भी डाल दिया है, पर वाष्प में बदलने के लिए, उसका वेपोराइजेशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, आवश्यक ऊर्जा है, उष्मा है, हीट है, इसी को ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर बात करें, यानी पानी को अगर भाप में बदलना है, पानी को अगर वाष्प में बदलना है, तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा 540, नोट करिएगा बेटा, किलो कैलोरी प्रति केजी, 540 किलो कैलोरी प्रति केजी, यहां पर भी लिखा हुआ है, गौर फरमाइएगा। अभी मैं इसका मेकअप करने वाला हूं, अभी मैं इसका मेकअप करने वाला हूं, जल्दी बताइए, अभी मैं इसका मेकअप करने वाला हूं, अभी मैं इसका मेकअप करने वाला हूं बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी मैं इसका मेकअप करने वाला हूं बेटा, जल्दी बताइए। 540 किलो कैलोरी पानी के लिए, भाप बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए, और सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, पानी के लिए, ओ सॉरी आइस, बर्फ के लिए 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। याद रखिएगा दोनों चीज, अभी इनका मेकअप करने वाला हूं मैं, ठीक है, अभी इन दोनों का मेकअप करने वाले हैं बेटा, अभी इन दोनों का मेकअप करने वाले हैं, जल्दी जल्दी, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। ध्यान दीजिए बेटा, पीछे हमने क्या कहा था, आइस के लिए 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यहां पे वाटर पानी के लिए, भाप में बदलने के लिए लेटेंट हीट है 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यहां पे आपका सॉरी किलो कैलोरी प्रति केजी दिया हुआ है, किलो कैलोरी प्रति केजी दिया हुआ, सॉरी मैं ग्राम बोल रहा हूं बार बार, किलो कैलोरी प्रति केजी दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, इसको नोट करिएगा बेटा। चलो ओके, यस, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यस। अब इसके जो सवाल अलग अलग बनते हैं उन सवालों की बात मैं करने वाला हूं। अब इसके जो सवाल बनते हैं उन सवालों की बात मैं करने वाला हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है और वो सवाल आपका एग्जाम में किस तरीके से आपको घुमाया जा सकता है, वो सवाल अगर लगे ना कि सर ऐसा हुआ तो हम धोखा खा जाएंगे, आज के बाद में गलत नहीं होगा, सही कर लेंगे, लेकिन अगर आज नहीं बात करते तो शायद गलत हो सकता था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस। अगर अपन यहां पे लिखते हैं बेटा 80 कैलोरी प्रति ग्राम,
80 कैलोरी प्रति ग्राम, ये चीज आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा जो आप याद करके आए हो, 80 कैलोरी प्रति केजी है ना, 540, इसके लिए बात करूंगा अभी। लेकिन इसका मेकअप कैसे किया जा रहा है, उसी मेकअप की बात करूंगा, तो जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बात करता हूं मैं सबसे पहली चीज, पहले बेटा यहां पे कितना है 80, अगर इस 80 कैलोरी को अगर मैं ग्राम की जगह अगर केजी में बदलता हूं, बटा केजी लेता हूं, तो आप मुझे बताओ ग्राम को केजी में बदलने के लिए कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 1000 का। और अगर मैं इधर 1000 का भाग लगाऊंगा तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर। और अगर 1000 का भाग 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या मैं उसको किलो लिख सकता हूं? अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इसको 1000 मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। तो अब मैं इसको क्या बोलूं, अब मैं इसको बोलूं 80 किलो कैलोरी प्रति केजी। अभी पीछे अपन कंफ्यूज हो गए थे ना, किलो कैलोरी में केजी में और किलो कैलोरी ग्राम में, वो सवाल आपका डाउट यहीं से था जो आपको क्लियर कर लेना है। अगर ये वैल्यू दी जाए, गौर कर लेना इस पे, 80 कैलोरी प्रति ग्राम सही है, लेकिन 80 किलो कैलोरी हो तो प्रति केजी आएगा, इसको नोट कर लेना। बहुत ही अच्छा सवाल बनने वाला है, गजब का क्वेश्चन बनने वाला है, शहर सवाल बनने वाला है, यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करना चाहूं तो, कैलोरी को अगर जूल में बदलना चाहूं तो बेटा क्या करेंगे, कैलोरी को अगर जूल में बदलूंगा मैं, तो बेटा कैलोरी को जूल में बदलूंगा तो ये आपका 4.2, ये आपका हो गया 80, और ये आपका किलो, कैलोरी को बदल दिया जूल में, और बट्टे में क्या आ रहा है बेटा, केजी आपका। अब इसको पता है मैं सोल्व करके क्या लिखने वाला हूं, किलो, किलो का मतलब कितना बेटा 1000, चलो 1000 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4200, क्योंकि एक अंक तो पॉइंट है और 1000 में 3 जीरो है तो 2 जीरो आगे लगा दिया, यानी 4200 इंटू 80 आपका जूल। अब इसको अपने को जूल लिखना है बेटा, अब किलो तो हमने हटा दिया केजी के रूप में, अब हमें इसको क्या लिखना है, जूल लिखना है। अब अपने को इसको क्या लिखना है बेटा, जूल लिखना है। जरा देखिएगा 1 सेकेंड, बहुत अच्छा मेकअप है, ये आपका जूल प्रति केजी। तो बेटा इस सवाल का इतना ऑपरेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही सवाल है जो आपसे गलत करवाया जा सकता है यूनिट चेंज करके। आपने एक वैल्यू रट रखी है 80 किलो कैलोरी प्रति केजी या 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और बच्चा कंफ्यूज होता है, सर कभी तो आप ये बताते हो, कभी ये बताते हो, कभी ये बताते हो, कभी ये बताते हो। वैल्यू तीनों सेम है, बस चेंज है तो यूनिट चेंज है। ये यूनिट चेंज करना प्रत्येक बच्चे को सीखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू चेंज करना आपको सीखना पड़ेगा। पहला पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो बताइए, पहला पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो बताइए, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। पहला पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो मैं दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ूंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिप्लाई करिए मुझे, 700 स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, रिप्लाई करिए यस सर क्लियर हो रहा है। ये चीजें अलग अलग कैसे याद रखनी है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो अभी नीचे वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दूंगा। चलो बेटा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की अगर अपन बात करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की बात करते हैं, तो वो आता है बेटा, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, वो आपका 540। ध्यान दीजिएगा, कैलोरी प्रति ग्राम, नोट करना एक एक बिंदु को कि कहां पे क्या क्या चेंज हो रहा है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है। इसको रट लोगे वैल्यू चेंज होके आ जाएगी, दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले जैसे हमने यहां पे ग्राम को केजी में बदला, वैसे ग्राम को केजी में बदलते हैं, तो 540 और ये आपका कैलोरी, और ग्राम को जैसे ही मैं केजी लिखूंगा बेटा, ग्राम को केजी में बदलने के लिए ग्राम में कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 1000, वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो उस 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, किलो लिख सकता हूं बेटा, 1000 को किलो लिख सकता हूं, किलो बोले तो के। अगर आप 10 की पावर 3 लिखते हैं तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में किलो ही लिखा हुआ मिलेगा, के, ऐसे 10 की पावर 3 नहीं आएगा, तो इसलिए मैं पहले ही के लिख दे रहा हूं। तो 540 किलो कैलोरी प्रति केजी, ये पहला कॉन्सेप्ट आपका, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपका 540 किलो कैलोरी प्रति केजी। अब बेटा इसको क्या करो, आप इसको कैलोरी को जूल में बदलो। चलो तो अपन क्या करेंगे बेटा, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए, ये आपका 540 है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे बेटा, 4.2 से, और ये आपका किलो, किलो तो ऑलरेडी है, कैलोरी किस में बदल गया, जूल में, और बट्टे में क्या आ गया बेटा, केजी। तो बताओ अब आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब इस किलो को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, वही चीज है बेटा,
540 आपका इससे इंटू मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया बेटा 4.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, वही 4200, और वही आपका अब किलो हट गया बेटा, किलो की जगह मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है तो किलो हट गया है, अब जूल प्रति केजी आएगा। एक बार प्रत्येक सोल्जर इस चीज के लिए एग्री कर देगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। इस पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ये वो सवाल है जो प्रत्येक बच्चे से गलत करवाया जा सकता है एग्जाम में, इसलिए पहले ही तैयार हो जाओ सोल्जर। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तीनों पॉइंट आपके दोनों के क्लियर हो जाने चाहिए। दोनों के ये जो 3-3 पॉइंट है प्रत्येक बच्चे के क्लियर हो जाने चाहिए। आपने एक एक वैल्यू रट रखी है, ये रट रखी है, लेकिन अगर आगे की वैल्यू आ गई तो बेटा हालत खराब हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। हाउस द जोश? ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर। रिप्लाई ऑन कमेंट सेशन, एक बार कमेंट सेशन में रिप्लाई कर दीजिए बेटा। 735 स्टूडेंट के लगा उन्होंने कि हम क्लास में आ चुके हैं, प्रेजेंट लगा दिया लाइक बटन पे, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बेटा। अभी तो शुरुआत है, आगे चले बेटा। चलो अब आएगा मजा, अब न्यूमेरिकल भी करेंगे, अभी न्यूमेरिकल भी होगा बेटा, क्लास के दौरान न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं आज मैं आपसे, लेकिन न्यूमेरिकल में इसी से रिलेटेड होंगे न्यूमेरिकल, तो पहले इसको पढ़ना जरूरी है। ये क्या है देखो बेटा, यहां पे कैलोरीमिति की अगर अपन यहां पे बात करते हैं तो कैलोरीमिति का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, टेम्परेचर हीट का मेजरमेंट करना, यानी उष्मा या ताप का मापन करना आपका कैलोरीमिति कहलाता है, इसे हम कैलोरीमिति कहते हैं। सीधी सी बात है, इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या आपके स्केल पैमाने क्या क्या हैं उनकी बात करेंगे, और उसी से न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछा गया है उस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं 2 से 3 आपको इसी क्लास में, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यस सर, और क्लियर। तो देखिए बेटा, उष्मागतिकी, ठीक है, आपका थर्मोडायनेमिक्स की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच जिस शाखा में हीट के मेजरमेंट यानी उष्मा के मापन का स्टडी किया जाता है, उसी को हम कैलोरीमिति कहते हैं, वही आपका कैलोरीमिति कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपके दिमाग में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाए तो बस फिर क्या चाहिए, ठीक है। चलो तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा आगे चलेंगे। टेम्परेचर, सर जी ये तो हमारे को पता ही है, ये तो हम कल की क्लास में सीख लिया। अगर किसी बच्चे ने आपके थर्मल प्रॉपर्टीज पार्ट 1 मिस कर लिया है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जबरदस्त क्लास होती है ये। पार्ट 1 अगर क्लियर होगा तो पार्ट 2 में भी आपको बहुत मजा आएगा, कल इसका पार्ट 3 करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है। बेटा टेम्परेचर को आप कैसे डिसाइड करते हो? टेम्परेचर का मतलब है कि कोई वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उस आधार पे, मतलब किसी वस्तु का हॉट और कोल्ड होने की जो प्रॉपर्टी फील होती है वो टेम्परेचर से ही होती है। अगर हॉट है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी टेम्परेचर ज्यादा है तो हॉट है, अगर टेम्परेचर कम है तो कोल्ड है। यानी किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का आभास जो प्रॉपर्टी कराती है वही हमारा टेम्परेचर कहलाता है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हॉट है, इसका टेम्परेचर देखिए, ये बहुत ज्यादा कोल्ड है, इसका टेम्परेचर देखिए। तो किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का जो आभास जिस प्रॉपर्टी से होता है वही है टेम्परेचर, और अभी अपन इसी टेम्परेचर के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसी एनर्जी के बारे में क्या करने वाले हैं बेटा, बात करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर, इसको डिफाइन करिए अपने नोट्स में, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आप इसको अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे वो समझिए, उस बात पे ध्यान दीजिए। तापमान को वस्तु के गर्म, तापमान किसी वस्तु के हॉट या ठंड यानी कोल्ड होने की जो ऑर्डर है, कोटि है, उसके रूप में डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। उष्मा ऊर्जा अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर चलती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। और ये चीज में कल की क्लास में यानी थर्मल प्रॉपर्टीज पार्ट 1 में क्लियर करवा चुका हूं कि हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होता है जब तक कि कुछ एक्सटर्नल वर्क नहीं हो। उसकी बात हम आगे करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। यस, जब तक कि तापमान समान न हो जाए तब तक उसका हीट ट्रांसफर होता रहेगा, और जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट है वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, उसमें या साम्य अवस्था में होंगे। ये बात मैं कल आपको डायग्राम के साथ में क्लियर करवा चुका हूं। उच्च ताप वाली वस्तु से हीट लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर होता है, और जब तक होता रहता है जब तक दोनों के टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो ये चीज क्लियर है बेटा।
बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, फटाफट से। अगर बच्चे ने शेयर नहीं किया क्लास को तो फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दें बेटा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मैं यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ, इतनी मेहनत अगर हम आपको कर रहे हैं, उस मेहनत का जरा सा भी अगर आपको आभास हो तो बस एक सपोर्ट कर देना, क्लास को शेयर कर देना, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देना, कमेंट सेशन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, इतना काम जरूर कर लीजिएगा। टेम्परेचर हो गया। अब बेटा टेम्परेचर मेजरमेंट की बात आती है, क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट से ही तो हमारे सवाल आते हैं एग्जाम में। टेम्परेचर मेजरमेंट का तो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, तो जरा ध्यान दीजिए। उष्मागतिकी वह शाखा जिसमें टेम्परेचर के मेजरमेंट का स्टडी करेंगे उसे तापमिति कहते हैं, यानी उसको अपने जो टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहा है उसी को अपने थर्मोमेट्री कहते हैं, तापमिति कहते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है, डेफिनेशन का क्या आचार डालना है। किसी वस्तु का ताप मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है ना। टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिए थर्मोमीटर जो डिवाइस है उसका उपयोग किया जाता है, तो बेसिक चीज है। लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में अपन बात करेंगे। इसके कुछ स्केल हैं, कुछ पैमाने हैं, इन पे अपने को अपना टाइम डालना चाहिए, क्योंकि जहर यहीं पे घुलने वाला है। न्यूमेरिकल यहीं से तैयार होने वाला है। सारे बच्चे एक बार क्लास में तैयार हो जाओ याद करने के लिए। सारे बच्चे एक बार तैयार हो जाओ याद करने के लिए। यहां से सारे बच्चे तैयार हो जाओ यहां से याद करने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, विभिन्न तापमान के पैमाने, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, और उन्हीं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ स्केल आ जाएगा इधर, ठीक है। इसके बाद में इधर आपका आइस पॉइंट आ जाएगा, है ना। इधर आपका स्टीम पॉइंट आ जाएगा। ये यहाँ पे आपका आइस पॉइंट है जहां पे वो जम रहा है सॉलिड में, ये आपका स्टीम पॉइंट है जहां पे वो भाप में बदलने वाला है। और नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कितने का यहाँ पे डिवीजन आ रहा है, सॉरी आपका डिफरेंस इनमें कितने का आ रहा है वो आपको देखना है इन दोनों के बीच में, यानी आइस पॉइंट में और स्ट्रीम पॉइंट में कितना इसमें डिफरेंस आएगा, कितना अंतर आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो स्केल है वो है सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी इसको लिखते हैं। इसका जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मैं क्यों बता रहा हूं, न्यूमेरिकल में ये चीज बहुत काम में आएगी, तो सारे बच्चे एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेंगे। आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, स्ट्रीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 माइनस 0 यानी आपका डिफरेंस आ जाएगा 100। पहला आपका स्केल। दूसरा फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट के रूप में इसको लिखते हैं। 32 डिग्री फारेनहाइट आपका आइस पॉइंट है, 32 डिग्री से स्टार्ट होता है, और 212 डिग्री फारेनहाइट पे मैक्सिमम स्ट्रीम पॉइंट आ जाता है। और इन दोनों के बीच में 212 माइनस आपका 32 हो जाएगा, देन आपका 180, इसका इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस अभी फॉर्मूले में काम में आएगा, फॉर्मूला बनाएंगे ना अभी मेन इसका फॉर्मूला, उसी पे बात करेंगे। उसके बाद में आपका तीसरा आता है बेटा, यहाँ पे देखिए र्यूमर, जिसको डिग्री आर के रूप में लिखते हैं। ये आपका 0 डिग्री र्यूमर से स्टार्ट होता है और 80 डिग्री र्यूमर तक जाता है, और जो डिफरेंस आता है इसका भी 80 होता है। ये बहुत ज्यादा यूज में आपका नहीं आता है। उसके बाद में अगर 4 नंबर पे बात करें, केल्विन स्केल, और वो भी आइडियल लिखा है, आदर्श। आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती है, कहने के लिए होता है। आइडियल केल्विन स्केल है, ये आपका 273 केल्विन से आइस पॉइंट इसका प्लस 273 केल्विन से स्टार्ट होके 373 केल्विन तक जाता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है 273 373 यानी 100 का डिफरेंस होगा, 100 केल्विन का, और वो आपका वहां पे डिफरेंस आ गया। उसके बाद में 5 नंबर पे रैंकेन है, ये आपका डिग्री रैंकेन के रूप में 460 रैंकेन टू 672 रैंकेन तक जाता है, और जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका 212 रैंकेन। लेकिन मैं आपको बताऊं जो मोस्ट जो यूज में आने वाले स्केल आपके हैं, वो आपका पहला, वो आपका दूसरा, और वो आपका चौथा। ये तीनों स्केल बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। इनके आपको आइस पॉइंट भी पता होने चाहिए, स्ट्रीम पॉइंट यानी भाप बिंदु भी पता होना चाहिए, और इनका डिफरेंस आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस के आधार पर ही हम इसके फॉर्मूले बनाने वाले हैं और उन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बेटा। ठीक है, यस, ठीक है बेटा, यस। ध्यान दीजिए बेटा, एक कमेंट बार बार रिपीट ना करें। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है क्लास के लास्ट में बात करते हैं बेटा, क्लास के लास्ट में डिस्कस करते हैं। ये देखिए बेटा, ये वो फॉर्मूला हमने बना लिया है जो न्यूमेरिकल में आपके काम में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे इसके सिंबल आते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है और नीचे डिफरेंस आता है। केल्विन में K माइनस 273 अपॉन में 100, डिग्री सेल्सियस में C -0 बटा डिफरेंस 100 आता है। फारेनहाइट में F -32 आइस पॉइंट
फ़ारेनहाइट में मैंने बताया था 32, तो F माइनस 32 अपॉन डिफरेंस आता है 180 का, और उसके बाद में आपका र्यूमर R अपॉन 100। ये आपका ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला प्रत्येक बच्चा अपने दिमाग में एक बार स्कैन कर लेगा, क्योंकि इसके बिना बेटा अभी मैं न्यूमेरिकल जो आपको करवाने वाला हूं वो न्यूमेरिकल इसके बिना सॉल्व नहीं होंगे, वो न्यूमेरिकल इसके बिना सॉल्व नहीं होंगे। एक बार ये फॉर्मूला स्कैन कर लें और न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाएं, न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाएं। 827 स्टूडेंट का प्रेजेंट लाइक बटन पे आ चुका है, 700 प्लस स्टूडेंट क्लास में लाइव है। ये जोश आपका यूं ही बरकरार रहे, बना रहे, फिर क्या चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलिए फटाफट एक बार फॉर्मूला स्कैन कर लीजिए, फिर बाद में मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए न्यूमेरिकल आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से न्यूमेरिकल देखिए, इसको सॉल्व करिए, मजा आने वाला है। एक गलत तापमापी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, मैक्सिमम बेटा आपका और मिनिमम जो तापमान है वो 105 डिग्री सेल्सियस और 105 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमापी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाता है तो वास्तविक तापमान क्या होगा, यानी एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। जरा गौर फरमाइएगा, बहुत ही गजब का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो कितना होगा डिग्री सेल्सियस में, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया बेटा। जल्दी करिए बेटा फटाफट से, जल्दी करिए बेटा, आंसर आना चाहिए फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आंसर आ रहा है, अरे वाह बेटा क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है बच्चे का, फटाफट से, वेरी गुड वेरी गुड। रिप्लाई करें थोड़ा सा, कमेंट स्पैम हो जाए बस आपका एक बार, मतलब सभी बच्चे आंसर देंगे तभी तो स्पैम होगा, और वो भी राइट आंसर देना है। 20 पे ज्यादातर आंसर आ रहा है बेटा, ज्यादातर आंसर 20 पे आ रहा है। चलो बेटा देखिए यहां पे अगर अपन समझते हैं बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से, अगर देखिए यहां पे आपका जो एग्जैक्ट जो वैल्यू दिया गया है, जो आपका तापमापी है, ठीक है 25, तो बेटा अपन इसका जो कंडीशन बनाने जाएंगे 25 माइनस इसका जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 5 और मिनिमम 105, गलत है ना, इसलिए तो 25 माइनस 5 बटा डिफरेंस कितना आता है डिग्री सेल्सियस में 100 का बराबर। यहां पे बेटा देखिए C माइनस 0, C सिंबल होता है, फॉर्मूला बनाया ऐसे ही, 0 उसका स्टार्टिंग पॉइंट बटा डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में 100 का होता है। तो बेटा ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 25 माइनस 5 आपका 20 बराबर C आ जाएगा आपका, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक्चुअल में जो रियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, और तापमापी यहाँ पे आपको 25 बता रहा है, यानी ये जो वैल्यू यहाँ पे अपन 25 रख रहे हैं वहां पे एक्चुअल में 20 आपको रखना होता है, लेकिन ये गलत था, इसीलिए सवाल आपको घुमा दिया गया। इसी मेकअप को इस मेकअप के रूप में पुट करना है, यानी जो वैल्यू गलत दी गई है उनको पुट करो और बराबर में जो एक्चुअल फॉर्मूला बनता है उसको पुट करो, और जो वैल्यू निकालना है आपको रियल टेम्परेचर उसको केवल C रख लो, C का आंसर आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बताइए, शाबाश। चलो ठीक है, क्लियर है बेटा, यहां से सभी का क्लियर है बेटा। ये न्यूमेरिकल अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं अगले सवाल पे। क्या बात क्या बात, देखिए अगला न्यूमेरिकल, देखिए अगला न्यूमेरिकल आपका और आ गया आपकी स्क्रीन पर। मैंने कहा था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम का, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम का आपकी स्क्रीन पर देखिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस पैमाने के दुगने पाठ्यांक के बराबर होगा। बहुत अच्छे, कौन से टेम्परेचर पे वो फ़ारेनहाइट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा सेल्सियस का। बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है बेटा। सॉल्व करना ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम तुक्का लगाओ, ABCD लिखो, तुम ABCD लगा दो। इसके लिए सोच समझ के रिप्लाई करना बेटा।
तुक्का नहीं लगाना है, कैलकुलेशन करनी है। एक भी बच्चे का राइट ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, एक भी बच्चे का राइट ऑप्शन नहीं आ रहा है, जल्दी करिए। एक भी बच्चे का राइट ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं। चलो देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा। अगर अपन फ़ारेनहाइट को लिखते हैं तो F माइनस आपका 32/180। अगर अपन डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस आपका, तो C माइनस 0/100। यस और नो? यानी ये जनरल फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, F माइनस आपका 32/180, और डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो C माइनस 0/100। तो C माइनस 0 को अपन इसी लिखा हुआ यहां पे। तो अगर आपने ये बेसिक इसका फॉर्मूला लिख दिया है, तो अब जो क्वेश्चन कहता है वो काम करो। फ़ारेनहाइट, मान लो वो टेम्परेचर आपका x है। ये कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल है ना, वो सेल्सियस का दुगुना है। तो फ़ारेनहाइट f को अपन क्या लिख देते, 2x माइनस 32 बटा आपका 180। अच्छा, फ़ारेनहाइट दुगुना था सेल्सियस का, तो वो सेल्सियस मान लो x है, तो x माइनस 0/100। समझ रहे हो बात? अगर डिग्री सेल्सियस में x है तो फ़ारेनहाइट में उसका दुगुना होना चाहिए, यही तो लिखा है। फ़ारेनहाइट पैमाना जो आपका स्केल है वो सेल्सियस का दुगुना है, तो अगर सेल्सियस x है तो फ़ारेनहाइट 2x होगा। बस अब कैलकुलेट कर दो, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 320 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस 0, x बचेगा तो ये हो जाएगा आपका 18x। चलो कैलकुलेट करते हैं बेटा, 18x को इधर ले जाओ, 320 को उधर ले जाओ, तो 20x माइनस 18x आपका बराबर 320, 2x बराबर आपका 320, देन x इक्वल टू 320/2। एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं था, 160 डिग्री सेल्सियस है, यानी वो पैमाना होगा 160 डिग्री सेल्सियस। जरा देख रहे हैं बेटा, 40 लगा रहे थे कुछ बच्चे प्लस के, कुछ बच्चे माइनस के, ऑप्शन नहीं दिया, एक भी बच्चे का राइट ऑप्शन नहीं था। और मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूं कि इस तरीके के सवाल में आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। इस तरीके के सवाल में आपको क्लास में पहले ही बोला था कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है जी। 160 डिग्री बच्चे के अब कमेंट आ रहे हैं, अब कमेंट आ रहे हैं 160 डिग्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं क्लास के दौरान कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस के लिए, सभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। यस सर, ओके। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बीमार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पर इसका तापमान क्या होगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करके बताओ बेटा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 40 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। बहुत अच्छे, जल्दी से सॉल्व करो। अगला सवाल आ गया, अब इसमें पता चल जाएगा आपका इंटेलिजेंसी का बेटा। बहुत अच्छे, जल्दी अगला सवाल आ गया, शाबाश। सर ये एयरफोर्स में आया था, आएगा बेटा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आएंगे, नेवी में भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ध्यान दीजिए, मेरा सही था, शाबाश। अब आ रहा है सही आंसर, इस बार सही आंसर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, इस बार सही आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इस बार सही आ रहा है बेटा, क्या बात, वेरी गुड, इस बार सही आ रहा है। चलो देखते हैं, F माइनस 32 बटा फ़ारेनहाइट में बेटा डिफरेंस 180, C माइनस 0/100, ठीक है। इसको काट दो बेटा, यहाँ पे तापमान सेल्सियस में कितना दिया है 40, तो बेटा मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट 40 लिख दूं क्या मैं। चलो यहाँ पे डायरेक्ट 40 लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि C का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया है तो वही पुट कर देते हैं। यहाँ पे 40 माइनस 0, तो यहाँ पे बराबर कितना होएगा 40/10, ये 0 भी कट गया, और ये हो जाएगा आपका F माइनस 32, और 18 4 जा 72। चलो जोड़ दो बेटा, 72 प्लस 32, तो F हो गया आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका, ये आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया था इसका आंसर, क्या बात है। तो मतलब इस लेवल पे जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, उम्मीद करता हूं शायद आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। तो क्या 900 लाइक्स नहीं हो पाएंगे क्लास एंड होने से पहले। 868 हो चुके हैं, 700 प्लस बच्चे लाइव है,
क्या बात है, शाबाश। इसके जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास, और मैंने आपको कल कहा है, और कल जिन बच्चों ने मैथ्स की क्लास ली है, कॉन्सेप्ट लिया है, उसके बाद में टॉप 1000 की क्लास ली है, उनको फिर बता रहा हूं, एक बार अपना मूल्यांकन कर लेना। बेटा जहाज किसके लिए बनाया जाता है? किनारे पे खड़े होने के लिए बनाया जाता है, या गहराइयों में समुद्र के बीचों बीच में जाने के लिए? क्योंकि अगर किनारे पे उसको खड़ा करना होता तो फिर वो जहाज थोड़ी ना हुआ, वो किस काम का? यानी अगर समुद्र में जाओगे तो तूफानों का सामना तो करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट में निकल रहे हो, अपने आप को सेफ जोन में रख रहे हो, तो नहीं, रिस्क तो लेना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं है? अगर आपको बाउंड्री के बाहर बॉल को पहुंचाना है, सिक्स मारना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा, आपका जो क्रीज है उससे बाहर आना पड़ेगा, आपको मतलब रिस्क लेके उसको उड़ाना पड़ेगा बॉल को, ठीक है? मतलब अच्छे क्वेश्चन भी आपको फोकस करने पड़ेंगे। तो अभी जस्ट मेरी क्लास के बाद में 12 PM पे मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लास है, और उसके बाद में टॉप 1000 की क्लास है आपका 1:30 PM पे। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी फिजिक्स की मैराथन क्लास भी होगी। अगर आपका सपोर्ट बराबर रहता है तो मैथ्स की तरह फिजिक्स की भी मैराथन क्लास होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। 900+ लाइक हो चुके हैं, क्या बात है, मतलब छुपा के रखते हैं लाइक को कि लास्ट में करेंगे अब। तो चलिए, अब बच्चे को लगा कि यहां से क्लास को एंजॉय किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, पार्ट 1 का क्लियर किया है, पार्ट 2 का क्लियर किया है, तो आज हमने इसका पार्ट 2 क्लियर करवा दिया है। पार्ट 1 के बाद में ये आपका पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 मिस कर दिया तो पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 आपको बता दिया। कल हम इसका पार्ट 3 करेंगे। और ये RI सर की टीम है भैया, यहाँ पे रेगुलर रूटीन, चाहे घंटे 3 की क्लास हो चाहे 4 की क्लास हो, भाई होगी तो होगी, क्योंकि यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, इवन मंडे टू संडे, यानी कह सकते हैं संडे टू संडे क्लास आपको बैक टू बैक मिलती है। क्योंकि रूटीन रेगुलरिटी जो बंदा फॉलो कर सकता है वो अपने आप को मेंटेन करके रख सकता है, और वो चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम करते हैं या नहीं, वो आपको पता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।